Hello friends, let's come to the last lecture of PT 365 एनवायरमेंट पार्ट। तो उसमें जो टॉपिक है दैट इज़ डिज़ास्टर मैनेजमेंट और उसमें पहला टॉपिक है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि सेंटर ने अभी 8,873 करोड़ जो है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड के लिए रिलीज़ किया है एसडीआरएफ के लिए। मोर और न्यूज़ की बात बताएं तो ये जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है सेंट्रल का शेयर जो है एसडीआरएफ के लिए गया है फॉर द ईयर 2021-22, जो कि नॉर्मल शेड्यूल से पहले उन्होंने भेज दिया है। सेंटर ने बोला है कि स्टेट्स जो है 50% जो अमाउंट है ये कोविड-19 जो पेंडेमिक आया उसके लिए यूज़ कर सकती है। जो भी एसडीआरएफ के अंदर भेजा है 50% ऑफ द अकाउंट कोविड-19 के लिए यूज़ कर सकती है और ये यूटिलाइज़ किया जाता है जो भी ऑक्सीजन जनरेशन हम करते हैं उसके कॉस्ट के लिए भी, वेंटिलेटर्स जो हम लाते हैं उसके कॉस्ट के लिए भी, उसको कॉस्ट जो लगता है उसके लिए भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। अब अबाउट एसडीआरएफ तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि सेंटर ने फ़ंड रिलीज़ किया, सेंटर ने कितना फ़ंड रिलीज़ किया। आपको इंपॉर्टेंट है कि स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड है क्या। तो अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फंड जो है नेशनल लेवल पे क्रिएट की गई और एसडीआरएफ जो है स्टेट लेवल पे क्रिएट की गई कि जो भी हमारे नोटिफाइड डिज़ास्टर है, एक्चुअली डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये कुछ डिज़ास्टर को नोटिफाई करते हैं और उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी नोटिफाइड डिज़ास्टर है अगर उनके आ रहे हैं वो तो क्या रेस्क्यू है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन हम ले रहे हैं, क्या रिलीफ एक्सपेंडिचर है हमारे, तो वो सब चीज़ों को मीट करने के लिए, वो सब चीज़ों को करने के लिए हमको हमको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो एसडीआरएफ जो है स्टेट लेवल पे और एनडीआरएफ नेशनल लेवल पे क्रिएट किया गया। 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन जो है इनमें एनहांस कर दिया था, बढ़ा दिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम 90% जो है शेयर कंट्रीब्यूट करेंगे और सारे स्टेट्स जो हैं वो 10% शेयर एसडीआरएफ में डालेंगे और ये 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिलीज़ होगी एज़ पर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। तो फाइनेंस कमीशन पता है आपको कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। ये मैंने आपको PT 365 पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ाया है। तो किस आर्टिकल के अंदर फाइनेंस कमीशन आता है और फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं और फाइनेंस कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, तो वो मुझे आप प्लीज़ क्वेश्चन में बताएंगे, आंसर में बताएंगे। एसडीआरएफ जो है वो यूज़ किया जाता है इमीडिएट रिलीफ जो है विक्टिम्स को प्रोवाइड करने के लिए, सिर्फ ओनली इमीडिएट रिलीफ के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब ओनली इमीडिएट रिलीफ आप प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स को, तो इसलिए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड यूज़ किया जाता है। अब डिज़ास्टर कौन कौन से कवर्ड है, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब कवर्ड है। बट लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कोविड-19 को एज अ डिज़ास्टर नोटिफाई किया था, इसलिए जो है ये भी नोटिफाइड डिज़ास्टर में आया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना 10% फंड जो है फॉर लोकल डिज़ास्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, जो कि नोटिफाइड लिस्ट में यूज़ नहीं है। मतलब 10% फंड जो है वो लोकल डिज़ास्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बाकी जितना फंड है वो पूरा नोटिफाइड डिज़ास्टर के लिए ही यूज़ किया जाएगा। तो ये हो गया स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। नाउ लेट्स कम टू इंडियन कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफाई किया है कि सेंटर जो है अगस्त 24 तक 50% जो फंड है वो स्टेट को रिलीज़ करेंगे अंडर हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज फेज़ 2, इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ प्रिपेयर्डनेस पैकेज सिस्टम फेज़ 2। और स्टेट जो है 60% ऑफ द फंड जो भी अप्रूव किया गया है उसको मतलब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब ईसीआरएफ जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि हमारे ऑनगोइंग पैंडेमिक चल रही है उसको प्रिवेंट करना है, उसको डिटेक्ट करना है और उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है और नेशनल हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है। कैबिनेट ने जो ईसीआरपी फेज़ 2 जो है अप्रूव किया कि वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा फ्रॉम जुलाई 1, 2021 टू मार्च 31, 2022। अब प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक्स ग्राशिया फ्रॉम पीएम एनआरएफ जो है विक्टिम्स के लिए अप्रूव किया है फॉर ऑफ स्टैम्पीड एट माता वैष्णो देवी भवन। तो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, जहाँ पे पब्लिक कंट्रीब्यूशन होता है। जो भी हमारे पाकिस्तान से डिस्प्लेस्ड पर्सन आते हैं, जो भी मतलब जैसे कि हिंदू हो गए, बंगालीज हो गए, तो अगर वो पाकिस्तान से आते हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, तो उनके लिए उनको असिस्ट करने के लिए
तो जो भी रिसोर्सेज है प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के अंदर वो यूटिलाइज़ किया जाता है कि उनको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड किया जाए उन फैमिलीज़ को जो नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा ख़त्म हो चुके हैं, लाइक फ्लड, साइक्लोन्स और अर्थक्वेक। और इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता, मतलब बजट में जब हम अनाउंस करते हैं तो इसमें बजटरी सपोर्ट नहीं दिया जाता, बट ये वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, कंपनीज, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन ये सब करते हैं। तो इससे जो है ये फ़ंड कलेक्ट करता है और उसके बाद जो है रिलीफ मेजर्स रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब डोनेशन जो है PMNRF में ये कम्प्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, टैक्स एग्जेम्प्टेड, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता, एंड ऑल्सो क्लासिफाइड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो 3-4 चीज़ें ये किसके लिए है, जो भी हमारे पाकिस्तान से पर्सन आते हैं, डिस्प्लेस पर्सन आते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं नेचुरल कैलामिटी, उनके लिए है, उनको इमीडिएट रिलीफ बनाने के लिए। इसमें कोई बजटरी सपोर्ट नहीं होता, इसमें वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन से होता है और इसमें ये जो है टैक्स एग्जेम्प्टेड है और CSR के अंदर क्लासिफाइड है। अब आते हैं फर्स्ट क्लाइमेट हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। तो अभी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहला क्लाइमेट हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। एटलस जो है वो बेस्ड है सेवरल एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पे, जैसे कि रेनफॉल, ड्राउट्स, कोल्ड वेव, हीट वेव्स हो गए, और वो जो भी रिस्क वो लोकल कम्युनिटीज़, लोकल पॉपुलेशन, उनके लाइवलीहुड और इकोनॉमी पे पोज करते हैं, उसके लिए जो है ये एटलस बनाई गई। ये एटलस रेंज ऑफ वल्नरेबिलिटी प्रोवाइड करती है एट रिस्क, जैसे कि हिल एरियाज़ में, लो एरियाज़ में, मॉडरेट एरियाज़ में, हाई एरियाज़ में, और हाई कैटेगरीज फॉर एवरी इंडियन डिस्ट्रिक्ट। अब सिग्निफिकेंस अगर इस का बताएं तो इम्पैक्ट बेस्ड वार्निंग प्रोवाइड करता है, इशू किया जाता है बहुत सारे रीजन को। एटलस जो है वो हेल्प करेगा कि जो भी स्पेसिफिक इम्पैक्ट है हमारे वेदर इवेंट्स में, वेदर इवेंट्स के कारण उनको देख सकें। डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर्स को हेल्प करता है कि जो भी हमारे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके लिए मेजर्स बनाइए। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को एड करता है एज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण राइज हो रहे हैं। प्लानिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हज़ार्ड प्रोन एरियाज़ में जो भी चेंजेस हैं उनको देखता है। सपोर्टिंग मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग, इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, दैट मीन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज़, बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट क्लाइमेट हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। आपको बाकी चीज़ें तो नाम से ही पता चल जाएगी, बट मेजर कौन करता है, मतलब निकालता कौन है, वो आपको याद करना है, दैट इज़ IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फिर आते हैं की टर्म्स। हज़ार्ड्स क्या होते हैं, फिजिकल फिनोमेना होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पीपल, स्ट्रक्चर, हमारे इकोनॉमिक एसेट्स को थ्रेट पोज करते हैं और जो कि डिजास्टर के द्वारा होता है, तो उसको हज़ार्ड्स बोलते हैं। वल्नरेबिलिटी वही होता है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच अ कम्युनिटी, स्ट्रक्चर, सर्विस और जियोग्राफिकल एरिया इज़ लाइकली टू बी डैमेज, मतलब कितने एक्सटेंट तक वो डैमेज हो सकते हैं और डिस्टर्ब हो सकते हैं बाय अ पर्टिकुलर हज़ार्ड। ओके, तो दिस इज़ फर्स्ट क्लाइमेट हज़ार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू द फ्लैश फ्लड। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है कि हैवी रेन्स जो है उनके कारण जो है फ्लैश फ्लड जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में, उस हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स, बहुत फ्लैश फ्लड्स के कारण मतलब हैवी रेन्स के कारण फ्लड्स आया और फ्लैश फ्लड के कारण हमारा लैंडस्लाइड हो गया हिमालयन एरियाज़ में, तो उस हिमाचल प्रदेश में, तो उसको देखना है, वो इसलिए ये न्यूज़ में है। अब फ्लैश फ्लड होता क्या है, फ्लैश फ्लड डिफाइंड इस तरह है कि वो फ्लड इवेंट्स जो हमारे जहाँ पे हमारा वाटर जो है राइज हो जाता है इधर ड्यूरिंग और विद इन अ फ्यू आवर्स, मतलब कम घंटे में बहुत ज़्यादा वाटर राइज हो जाता है, रेनफॉल अगर हो रही है तो उसी को हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। और ये लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं और बहुत हाई पीक पे होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल कंडीशन और ग्राउंड कवर जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे हैवी रेन फॉल्स ऑन द वाटर लॉक्ड ग्राउंड, जो भी वाटर लॉक्ड ग्राउंड है जहाँ पे वाटर जो है पूरी तरह लॉग हो जाता है, वहाँ पे अगर हैवी रेन्स हो रहा है तो रेनफॉल जो है वो कैनॉट सोक इन सच सो रेन डाउन इनटू द रिवर। उसके कारण क्या होता है, रिवर राइजेज हो जाती है और हमारा जो बैंक है वो टूट जाता है, जिसके कारण फ्लडिंग आ जाती है बहुत सारे एरियाज़ में। अब कॉजेज़ क्या है फ्लैश फ्लड के, तो हैवी रेन्स ड्यू टू थंडर स्टॉर्म, हरिकेन्स और ट्रॉपिकल स्टॉर्म, डैम और लीव ब्रेक्स हो जाए तब होता है, ग्लेशियर मेल्ट हो जाए ड्यूरिंग ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन के कारण भी हमारा फ्लैश फ्लड आता है। अब मेजर्स क्या क्या लिए हैं, तो IMD ने लॉन्च किया है फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस फॉर साउथ एशिया, जो कि हमको वार्निंग प्रोवाइड करेगा फ्लैश फ्लड से रिलेटेड, रिस्क 6 और 24 आवर्स इन एडवांस रिस्पेक्टिवली। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन बोला है कि लॉ बनाइए और उसको डिमार्केट करिए हमारे जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उनको। यूज़ अ इंटेलिजेंट फ्लड वार्निंग सिस्टम लाइक आई फ्लोज वगैरह यूज़ करिए, जिसके कारण हम उसको पहले से
पहले से चीज़ों को देख सके कि फ़्लड कब आने वाला है, कब नहीं आने वाला है। अब अर्बन फ्लडिंग की बात करें तो ये जो है डिफाइंड है कि जो भी हमारा मतलब जो भी ड्राई एरिया है उसका सबमर्जेंस बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर होने के कारण जो भी एक्सेसिव रेनफॉल, सडन मतलब बहुत थोड़ा सा रेनफॉल होता है पर वाटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और जिसके कारण हमारा ड्राई एरिया सबमर्जेंस हो जाता है, लेक ओवरफ्लो हो जाते हैं, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है, तो उसको अर्बन फ्लडिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर राजेंद्र नगर में आपने तैयारी की होगी तो थोड़ा सा पानी गिरता है तो वो वाजीराम का जो भी पूरा साइड है ना वो पूरा फुल हो जाता है और फिर रिक्शे वालों को फिर वहाँ से आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं पूरी, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब आप पूरे आधे तक गीले हो सकते हैं, मतलब कमर तक आप पूरे गीले हो जाएंगे अगर वहाँ पे आपको क्रॉस करना है, तो उसको हम अर्बन फ्लडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम अंडर ट्रायल। तो वाई इन न्यूज़, तो लैंडस्लाइड अर्बन अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो डेवलप किसने किया है, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है अंडर द एजीज ऑफ यूकेस लैंडस्लिप प्रोजेक्ट, जो कि हमारे रेनफॉल थ्रेशोल्ड 2017 से उस पर बेस्ड है। अब लैंडस्लिप है क्या, लैंडस्लिप जो है ये वर्किंग है जहाँ पे हम फैक्टर्स जो हैं हमारे जो है लैंडस्लाइड आता है उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इंक्लूडिंग वेदर रिजिम्स, रेनफॉल और जियोलॉजिकल कंडीशंस। अब अबाउट लैंडस्लाइड की बात करें, लैंडस्लाइड जो है वो आपको पता है लैंडस्लाइड मतलब कि जो भी रॉक्स हैं हमारे, जो भी अर्थ के डेब्रिस हैं वो सब नीचे की तरफ मूव करे, डाउन द स्लोप मूव करे ऑफ द लैंड, दैट इज़ कॉल्ड लैंडस्लाइड। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा, ये हमारा हो गया, सॉरी ये होगा ना हमारा, मान लीजिए हिली एरियाज़ हो गए, यहाँ पे कोई वो है तो इसके कारण जो है यहाँ से जो है यहाँ से पूरी चीज़ें लैंडस्लाइड की तरह नीचे आ रही हैं, तो उसी को हम बोलेंगे लैंडस्लाइड। ओके, ठीक है, तो लैंडस्लाइड इज अ मूवमेंट ऑफ रॉक, अर्थ और डेब्रिस डाउन द स्लोप सेक्शन ऑफ द लैंड। मेजर कॉजेज यही है कि जियोलॉजिकल, क्योंकि वीक और फ्रैक्चर्ड रॉक है। मॉर्फोलॉजिकल अगर बात करें तो स्लोप जो है कहीं ना कहीं अपने वेजिटेशन को लूज कर देता है, उसके कारण होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी, डिफॉरेस्टेशन, एक्सकवेशन के कारण भी लैंडस्लाइड होते हैं। अबाउट 12.6% जो है इंडियन लैंड मास जो है वो हमारा प्रोन है लैंडस्लाइड का, विथ हिमालयन एंड वेस्टर्न घाट्स रीजन जो है पर्टिकुलरली ज़्यादा प्रोन है। सिंस 2020 साउथ वेस्ट मानसून, जोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है कि वो डेली लैंडस्लाइड फोरकास्ट इशू करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन को, दार्जिलिंग और नीलगिरीज में। फिर उसके बाद उन्होंने 5 मोर को और ऐड किया, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, असम, मेघालय, मिजोरम, अंडर LEWS। अदर इनिशिएटिव्स जो बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग की है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और NDMA गाइडलाइंस जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है फॉर लैंडस्लाइड जोनेशन, लैंडस्लाइड हजार्ड जोनेशन। अब आप देख सकते हैं वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये वाला सेक्टर जो है हमारा वेस्टर्न वाला, तो यहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे लैंडस्लाइड आते हैं। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस की बात करें तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और ये हिमाचल प्रदेश हो गए, और यहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इस वाले एरिया में हमारे मेजर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ हैं। तो बीच में हमारा लैंडस्लाइड नहीं आता है क्योंकि क्या है, स्टेबल लैंड है। अब हम आते हैं फ्लड प्लेन जोनिंग। तो कैग रिपोर्ट ने अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट ने हाईलाइट किया है कि स्टेट जो है अभी अपना फ्लड प्लान जोनिंग जो है एनैक्ट नहीं किया है, उन्होंने लेजिस्लेशन नहीं बनाया है। 45 ईयर्स जब तक यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत पहले दिया था मॉडल बिल फॉर फ्लड प्लानिंग जोनिंग बट अभी तक जो है फ्लड प्लेन जोनिंग, बट अभी तक जो है स्टेट ने नहीं बनाया है। अब फ्लड प्लेन जोनिंग है क्या, तो कंपोनेंट्स जो है फ्लड प्लेन जोनिंग के, पहले हम वो पढ़ लेते हैं उसके बाद हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। फ्लड प्लेन जोनिंग वही है कि इसका एम यही है कि जो आपके एरियाज़ हैं जो भी फ्लड से अफेक्टेड होते हैं उनका आप डिमार्केट कर दीजिए, उनको जोन्स में आप डिमार्केट कर दीजिए, और स्पेसिफाइड टाइप्स ऑफ परमिसेबल डेवलपमेंट, मतलब कितना डेवलपमेंट है। फॉर एग्जांपल जोन 1 में अगर ज़्यादा फ्लड्स आता है तो वहाँ पे डेवलपमेंट कम करिए, तो उस टाइप से आप डेवलपमेंट प्लान्स को भी स्पेसिफाई करिए टू मिनिमाइज द डैमेज कॉज्ड बाई फ्लड्स। अब फ्लड प्लेन्स जो है वो क्रूशियल है हमारे फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए। फ्लड प्लेन जोन पॉलिसीज़ जो इंडिया में अगर बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बिट के अंदर आती हैं, क्योंकि वो डील करती हैं लैंड अलॉन्ग विथ रिवर बैंक्स, और लैंड जो है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। फिर MB फ्लड प्लेन जोनिंग जो है प्रोवाइड सर्वे फॉर फ्लड प्लेन्स एरिया, नोटिफिकेशन ऑफ लिमिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ फ्लड प्लेन्स। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस जो है फॉर फ्लड्स इंक्लूड रेगुलेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फ्लड प्लेन जोन। ओके, नाउ लेट्स कम टू फ्लड प्लेन जोनिंग की बात करें तो कैसे हम उसको डिज़ाइन मतलब कैसे कंपोनेंट्स हैं उनके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस के अंदर। तो सबसे पहला है प्रायोरिटी 1, जहाँ पे फ्लड फ्रिक्वेंसी जो है
एक 100 ईयर्स में एक बार आती हो, रेनफॉल जो है 50 ईयर्स में एक बार होती हो, फ्रिक्वेंसी अगर बात करें तो वो सेफेस्ट जोन है हमारा कंस्ट्रक्शन के लिए, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए। अब प्रायोरिटी 2 की बात करें तो फ्लड फ्रिक्वेंसी अगर एक बार 25 ईयर्स में आता हो और रेनफॉल फ्रिक्वेंसी 10 साल में आता हो तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो अलाउ की जाती हैं विद सर्टन डिज़ाइन एलिमेंट जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ किए जाएंगे। प्रायोरिटी 3 की बात करें तो फ्लड फ्रीक्वेंसी 10 ईयर्स ऑल्सो अलाउड ओपन स्पेसेस लाइक गार्डन, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स बना सकते हैं और कमर्शियल बिल्डिंग और पब्लिक यूटिलिटीज़ नहीं बना सकते हैं। प्रायोरिटी 4 की बात करें तो 25 ईयर्स और सो और वंस इन 10 ईयर्स तो डिज़ाइन एलिमेंट्स सारी बिल्डिंग के जो है वो वल्नरेबल जोन में आती हैं और उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉलम्स और स्टिल्ट यूज़ करना चाहिए। प्रायोरिटी 5 में वंस इन 100 ईयर, वंस इन 50 ईयर्स तो डिफेंस, इंस्टॉलमेंट, इंडस्ट्रीज, पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक हॉस्पिटल्स, ये सब हम बना सकते हैं। ओके, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस। तो जैसे ये हो गया फ्लड वे फ्रिंज, ठीक है, फ्लड वे ये पूरा चैनल हो गया जहाँ पे फ्लड्स इकट्ठा होते हैं, फ्लड फ्रिंज ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लड प्लेन जोनिंग। अब आते हैं रिपोर्ट एंड इंडाइसिस में। तो ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, तो ये जो है गार रिपोर्ट हमने बताया था, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन बनाती है, रिलीज़ करती है। अब गार की जो स्पेशल रिपोर्ट है वो ड्राउट 2021 पे फोकस है, एक्सप्लोर दैट सिस्टमेटिक नेचर जो है हमारे ड्राउट्स का और उसके इम्पैक्ट जो है हमारे सेंडई फ्रेमवर्क पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं क्योंकि हम उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात करें, ये हमारे सेंडई फ्रेमवर्क जो है फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन उसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं जो कि 2015 से 2030 तक है। की हाईलाइट्स जो है रिपोर्ट के, तो 20 मिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो हैं वो स्टारवेशन पे है बिकॉज ऑफ ड्राउट। 700 मिलियन पीपल जो है वो रिस्क पे है बीइंग डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राउट बाय 2030 और 2/3 जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन अंडर वाटर स्ट्रेस्ड है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात करें तो इफेक्ट जो है सीवियर ड्राउट का इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे वो 2 to 5% है। डेक्कन रीजन जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्राउट्स आते हैं ऑल ऑफ इंडिया में, लीडिंग की लार्ज स्केल माइग्रेशन और डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन होता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज एंड लैक ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। ओके, नाउ लेट्स कम टू ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालते हैं, ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि हमारे ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पे बेस्ड है और वो हाईलाइट करती है हमारे रिस्क अंडर 5 कैटेगरीज जैसे कि इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल, सोसाइटल एंड टेक्नोलॉजिकल। की फाइंडिंग की बात करें तो वैक्सीन की इनइक्वालिटी और रिजल्टेंट अनइवेंट इकोनॉमी रिकवरी रिस्क जो है वो हमारे सोशल फ्रैक्चर्स हैं। पुअरेस्ट 52 कंट्रीज जो हैं विद 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओनली 6% वैक्सीनेटेड है। इकोनॉमिक स्टेगनेशन है, ग्रोइंग डिपेंडेंस ऑन डिजिटल सिस्टम, वर्सनिंग क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और स्पेस जो है न्यू फ्रंटियर ऑफ डाइवर्जेंस के लिए बढ़ रहे हैं और इंक्रीजिंग प्रेशर और टू ट्रांजिशन टू नेट जीरो इकोनॉमीज। ओके, तो दिस इज द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। अब टॉप 5 ग्लोबल रिस्क है, क्लाइमेट एक्शन फेलियर, एक्सट्रीम वेदर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सोशल कोहेशन एरोजन, लाइवलीहुड क्राइसिस। टॉप 5 इंडिया के रिस्क है, इंटरस्टेट रिलेशन में जो भी फ्रैक्चर्स आ रहे हैं, जो भी डिस्प्यूट आ रहे हैं, डेट क्राइसिस इन लार्ज इकोनॉमीज, वाइड स्प्रेड यूथ disillusionment, failure of technology governance and digital inequality। फिर आते हैं बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स। तो बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स जो है ये एक इनोवेशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो कि सपोर्ट वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं। ये एक वेब बेस्ड हज़ार्ड मैपिंग या रेजिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो हमारे बिल्डिंग सेक्टर को मैनेज करती है। ये डिज़ाइन किया गया है कि जो भी हज़ार्ड रिलेटेड स्पेसिफिक हज़ार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और उस लोकेशन पे क्या इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना, मेजर्स बनाना कि हम मिटिगेट कर सकें उनको रिस्क को और ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना बाय डिस्क्लोजिंग अ बिल्डिंग रेजिलियंस इंफॉर्मेशन बिटवीन सेवरल स्टेक होल्डर्स। BRI जो है बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स जो है वो बहुत सारे बिल्डिंग जो बिल्डिंग बनाते हैं जो भी सेक्टर्स हैं उनको स्टेक होल्डर्स हैं उनको ईजी करती है कि वो कंस्ट्रक्शन वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकें। तो बिल्डिंग रेजिलियंस इंडेक्स जो है वो एक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का इनोवेशन है एंड सपोर्ट करता है, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट। नाउ लेट्स कम टू द ज्योग्राफी पार्ट विच इज़ द लॉन्ग पार्ट। प्लीज़ आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मुझे इसी लेक्चर में पूरा टॉपिक ख़त्म करना है, पूरा एनवायरनमेंट वाला पार्ट। ओके, वेट अ सेकेंड। हाँ, तो लेट्स कम टू द ज्योग्राफी पार्ट। तो अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। तो पिछली बार PT 365 का जो अपडेटेड पार्ट आया था उसमें मैंने आपको एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में पढ़ाया था
ठीक है, तो अब यहाँ भी पढ़ते हैं इसको। तो अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट जो आईपीसीसी की आई है, तो उन्होंने बोला है कि एटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है हमारा, और डिक्लाइन हो जाएगा ओवर 21st सेंचुरी। तो आईपीसीसी की सिक्स रिपोर्ट ने बोला है। अब आईपीसीसी की सिक्स रिपोर्ट जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको पढ़ा दिया था, एनवायरमेंट का जब शुरू किया था, अभी वाला PT 365 वाला। आईपीसीसी होता क्या है वो भी मैंने पढ़ा दिया था। ओके, हम एटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की बात करें, ये एक लार्ज सिस्टम है हमारे ओशियन करंट का। आपको पता होगा ओशियन करंट जो होती है हमारी सरफेस में मूव करती हैं और अंडर वाटर कुछ मूव करती हैं। जो कोल्ड ओशियन करंट होती है वो अंडर वाटर मूव करती हैं क्योंकि वो हैवी डेंसिटी की होती है, तो वो सिंक होती है। और जो हमारी वार्म ओशियन करंट होती हैं वो हमारी सरफेस पे फ्लो करती हैं क्योंकि वो लाइटर होती हैं, तो वो सिंक नहीं हो पाती, तो इसलिए सरफेस पे मूव करती है। तो ओशियन करंट्स जो हैं वो मूव करती हैं। आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ओशिनोग्राफिक चैप्टर में। तो अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो है ये लार्ज सिस्टम है, मतलब बहुत बड़ा सिस्टम है ओशियन करंट्स का। और ये जो है अटलांटिक ब्रांच का, मतलब अटलांटिक मेरीडियोनल मतलब अटलांटिक ब्रांच में जो भी हमारी करंट फ्लो करती है वहाँ पे ऑफ द ओशन कन्वेयर बेल्ट, और जिनको थर्मोहलाइन सर्कुलेशन भी बोला जाता है। और वो हमारी क्या करती हैं, ओशन करंट्स आपको पता है हमारे हीट और न्यूट्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड ओशियन बेसिन। ओके, अब दो फीचर्स हैं हमारे अटलांटिक मेरीडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन के। पहला चीज़ है कि फ्लो ऑफ वार्म एंड सॉल्टी वाटर इन द अपर लेयर ऑफ द ओशियन नॉर्थवर्ड फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब आपको पता है ये जो हमारी दैट इज़ ये हमारी जो ये लाइन है वो हमारी नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है। आप देख रहे हैं नॉर्थवर्ड फ्लो कर रही है। ओके, तो नॉर्थवर्ड फ्लो जो है हमारे ओशियन करंट का, मतलब जो भी हमारी वार्म ओशियन करंट होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हमारी गल्फ स्ट्रीम में जाती है तो गल्फ स्ट्रीम बन जाती है, वहीं पे फ्लोरिडा करंट, फिर गल्फ स्ट्रीम। तो ये क्या करती हैं हमारे जो हमारा इक्वेटर से है हमारा नॉर्थवर्ड मूव करती है। ठीक है, नॉर्थवर्ड फ्रॉम गल्फ ऑफ मैक्सिको। दिस इज मेड अप ऑफ गल्फ स्ट्रीम टू द साउथ एंड नॉर्थ अटलांटिक करंट फ्रॉम फर्दर नॉर्थ। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम मुड़ के आती है, कैनरी करंट बनती है। अब आपको पता होगा जहाँ पे हमारा मोजाम्बिक मतलब ये वाला चैनल है, तो वहाँ पे हमारा क्या बनती है, गल्फ स्ट्रीम बनती है। गल्फ स्ट्रीम जो है साउथ की तरफ आती है और नॉर्थ अटलांटिक करंट जो है फर्दर नॉर्थ की तरफ मूव करती है। तो ये हो गया वार्म करंट का। अब कूलिंग जो वाटर है हाई एल्टीट्यूड रीजन पे, जैसे कि हमारी लेब्राडोर करंट हो गई और ये सब हाई एल्टीट्यूड पे जो अटलांटिक पे वाटर का कूलिंग हो जाता है, कोल्ड वाटर वो ज़्यादा डेंसर होता है। तो डेंसर वाटर जो है सिंक होता है और वो धीरे धीरे साउथवर्ड रिटर्न करता है, मतलब टुवर्ड्स द ट्रॉपिक एंड देन टू द साउथ अटलांटिक एज द बॉटम करंट। फ्रॉम देयर ये क्या करते हैं सारे जो ओशन बेसिन्स हैं वहाँ पे हीट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विया अटलांटिक सर्कमपोलर करंट। अब अगर हम आपको ऐसे बताएं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इक्वेटर। ठीक है, दिस इज़ द इक्वेटर और यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये हमारा वो हो गया। तो यहाँ से जो है हमारी करंट जा रही है, ये हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम पे गई। ठीक है, थोड़ा सा आप प्लीज़ वो करिएगा, ये ऐसा कुछ बनेगा। सॉरी, वेट अ सेकेंड, आपको बताती हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इक्वेटर। ओके, और ये जो है ये हमारा अमेरिका हो गया। ठीक है, ऐसा ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई NEC। ओके, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ गई, गल्फ स्ट्रीम बनी, गल्फ स्ट्रीम यहाँ गई। तो गल्फ स्ट्रीम क्या हुआ, जब यहाँ पे लौटती है तो यहाँ पे ये कैनरी करंट बनती है, कैनरी करंट। और यहाँ से जो जाती है ये हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल, मतलब जो हमारी अभी हमने पढ़ा ना कौन सी नॉर्थ अटलांटिक करंट हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक करंट हो गई, तो ये हमारी हो गई वार्म करंट। ठीक है, अब कोल्ड करंट की बात करें, ओके, कोल्ड करंट की बात करें तो कोल्ड करंट जो है यहाँ से आती है। अब कोल्ड करंट आ रही है, ये लेब्राडोर करंट हो गई। ठीक है, लेब्राडोर करंट, अब कैनरी ये तो लेब्राडोर करंट, ये कोल्ड करंट आ रही है, फर्दर साउथ जाती है अटलांटिक में। ठीक है, तो ये पूरा जो करंट का सिस्टम है इस तरह कुछ बनता है। तो इसलिए जो है ये मतलब अटलांटिक मेरीडियोनल, तो पूरे अटलांटिक थर्मोलाइन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन है दैट इज़ हमारी कोल्ड करंट जो कि हमारी सिंक होती है। ओके, और ब्लू जो हमारी ये ऑरेंज कलर की लाइन है दैट इज सरफेस वाटर करंट, क्योंकि वो सिंकिंग वाटर को रिप्लेस करती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन की बात करें तो थ्योरी जो है थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन पैटर्न की वो पहली बार हेनरी स्टोबल और एर्नोल्ड एरोन्स जो है 1960 में उन्होंने प्रपोज की थी।
वाइल्ड विंड्स जो है कहीं ना कहीं हमारे ओशन करंट को ड्राइव करती हैं अपर 100 मीटर्स ऑफ द ओशन सरफेस। ओशन करंट्स जो है वो 1000 मीटर्स बिलो द सरफेस भी फ्लो करती हैं और उनको डीप ओशन करंट्स बोलते हैं, जो कि वाटर का जो डेंसिटी होता है उसके कारण वो डिफ्रेंशिएट की जाती हैं, जो कि टेम्परेचर से कंट्रोल होती हैं और सैलिनिटी से, इसलिए उनको थर्मोलाइन सर्कुलेशन बोला जाता है। इसको ग्लोबल ओशन कन्वेयर और ग्रेट ओशन कन्वेयर बेल्ट भी बोला जाता है। जो भी ओशन ग्लोबल वार्मिंग सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो बहुत रोल प्ले करता है कि हमारी हीट, एनर्जी, न्यूट्रिएंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो कहीं ना कहीं वेदर और क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन सरफेस ओशन करंट एंड थर्मोलाइन करंट की, थर्मोलाइन सर्कुलेशन की बात करें तो ये जो सरफेस ओशन करंट है वो ग्लोबल विंड सिस्टम के द्वारा, विंड सिस्टम जो होता है हमारी, आपको पता होगा प्रेशर वेल्स में आपने विंड सिस्टम पढ़ा होगा, उसके कारण जो है हमारी ग्लोबल विंड सिस्टम, मतलब जो भी एनर्जी आती है सन के, क्या विंड्स है किधर मूव करे, तो उसके कारण सरफेस की जो ओशन करंट है वो मूव करती हैं। बट जो थर्मोलाइन वो है वो हॉरिजॉन्टल, मतलब टेम्परेचर और सैलिनिटी डिफरेंस के कारण मूव करती हैं। स्पीड अगर बताएं सरफेस ओशन करंट की तो उनकी स्पीड 5 to 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, पर थर्मोलाइन सर्कुलेशन की जो स्पीड होती है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है, तो मतलब स्लो होती है। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलेटिवली वो लेस मूव करते हैं और थर्मोलाइन सर्कुलेशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा यूज़ होता है। अब रीज़न फॉर रीसेंट डिक्लाइन इन AMOC की बात करें तो AMOC जो है थर्मोलाइन सर्कुलेशन स्ट्रेंथ जो है ऑलवेज हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। इन लेट प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड की बात करें, ड्यूरिंग एक्सट्रीम ग्लेशियल स्टेजेस वीकर सर्कुलेशन और स्लो डाउन जो था AMOC पर ऑब्जर्व किया गया था, बट चेंजेस जो हैं वो हमारे AMOC को डिस्टेबलाइज कर दिए थे लास्ट 100 to 200 ईयर्स में, मोस्टली ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर और लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग सच एज फ्रेश वाटर जो है अगर मेल्ट हो रहा है ग्रीनलैंड आइस शीट में और आर्कटिक रीजन में, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सर्कुलेशन को वीकर करता है, क्योंकि फ्रेश वाटर जब भी आता है तो हमारी सैलिनिटी क्या होती है, रिड्यूस करती है। तो सैलिनिटी जब रिड्यूस होगी तो जो हमारा सिंक वाटर हो रहा है, कोल्ड वाटर जो सिंक हो रहा है वो सिंक नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि सैलिनिटी रिड्यूस हो जाएगी तो मतलब डेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी वाटर की और वो सिंक नहीं हो पाएगा। फिर वीकनिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसके कारण हमारा जो गल्फ स्ट्रीम है वो वीकन हो रहा है बाई 34 to 45%। जब गल्फ स्ट्रीम ही नहीं जाएगा तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा, तो वहाँ का वाटर जो नीचे का वाटर है वो रिप्लेस नहीं होगा, तो वो जो सिंक वाटर आ रहा है उसको भर ही नहीं पाएगा। फिर डाइल्यूशन ड्यूज टू इंक्रीज रेनफॉल और रिवर रन ऑफ। अब इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ AMOC की बात करें तो ऑब्वियसली रीजनल जो क्लाइमेट है वो उसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारा आपको पता है गल्फ स्ट्रीम जो है वो कहीं कहीं जाता है जहाँ पे हमारा कोल्ड एरिया है, वहाँ पे वो कुछ वार्म चीज़ें प्रोवाइड करता है, मतलब वार्म टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म करता है रिस्पेक्टिवली अगर बात करें उससे। और दूसरी चीज़ की वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों के वीक होने से कूलिंग इफेक्ट क्लाइमेट का और रेनफॉल जो है वो डिक्रीज होगा नॉर्थ अटलांटिक रीजन में, और जिसके कारण हमारे विंटर स्टॉर्म ज़्यादा बढ़ जाएंगे ओवर यूरोप और स्ट्रॉन्गर हरिकेन्स आएंगे US में। तो ये क्वेश्चन आया है पिछली बार, मतलब आई थिंक PT प्रीलिम्स में, कि हमारे जो जो हमारा करंट है अगर वहाँ नहीं पहुँचेगा तो हरिकेन्स जो है कैसे होंगे ये सब, तो ये क्वेश्चन आया। तो स्ट्रॉन्गर हरिकेन्स हो जाएंगे अगर हमारा AMOC वीकेंड हो रहा है और इन विंटर स्टॉर्म जो है इंक्रीज हो जाएंगे। सी लेवल राइज की बात करें तो US के ईस्ट कोस्ट पे, US का ईस्ट कोस्ट जो है वहाँ पे वाटर का पाइलिंग अप हो जाएगा, ठीक है। चेंजेस इन सीजनल साइकिल एंड टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट कंडीशन इन अटलांटिक मरीन इकोसिस्टम, जो कि हमारे फिश पॉपुलेशन और अदर मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। कोलैप्स ऑफ AMOC जो है ये वन ऑफ द 9 टिपिंग पॉइंट्स में एक है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है कहीं ना कहीं अर्थ सिस्टम को एब्रप्ट और इरिवर्सिबल चेंजेस में लाता है। दिस मीन्स दैट अगर फ्रेश वाटर का इंक्रीज हो जाएगा तो वो AMOC जो है हमारा वो कोलैप्स हो जाएगा इनटू स्टेट और रिड्यूस्ड फ्लो हो जाएगा फ्रॉम द कोलैप्स्ड स्टेट। इवन इफ फ्रेश वाटर इनपुट इन द ओशन डिक्रीजेस टू मतलब करंट लेवल, तो AMOC जो है वो कोलैप्स ही रहेगा, वो फिर से दोबारा नहीं आ पाएगा। एबिलिटी जो सिस्टम की है कि वो रिटर्न नहीं कर पाएगा इनिशियल स्टेज में, वंस इट विल रिवर्स्ड, वंस द फोर्सिंग इज रिवर्स्ड और रिफर्ड एज हिस्टेरिसिस, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर कोई भी फ्रेश वाटर सिस्टम जो है हमारे अगर AMOC को कोलैप्स कर रहा है तो वो कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा, उसको हिस्टेरिसिस बोलते हैं। अब दिस इज़ मेनली बिकॉज AMOC जो है ये सेल्फ रेइनफोर्सिंग सिस्टम है। सर्कुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्टी वाटर को हाई एल्टीट्यूड अटलांटिक से सॉल्टी वाटर इंक्रीज डेंसिटी के कारण वो नीचे सिंक होता है और इसी के कारण सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। अदर इम्पैक्ट्स की बात करें, कोलैप्स ऑफ AMOC कहीं ना कहीं हमारे जो एनसो साइकिल है उनको
बढ़ा देगा एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। एल नीनो मतलब हमने बताया था ना कि दो जो सीसॉ सिस्टम होता है चेंज होता है, तो हमारे पेरू वहाँ पे वार्म करंट फ्लो होने लगे तो उसको एल नीनो बोलते हैं, ठीक है, पेरू वाले कोस्ट में। और लार्ज वार्मिंग ऑफ द सदर्न ओशियन, तो इसके कारण जो है बहुत सारे अदर इम्पैक्ट्स भी आ सकते हैं। अब टिपिंग पॉइंट्स क्या होता है, ये एक थ्रेशोल्ड होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो है कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम को पूरी तरह एक न्यू सिस्टम में ला देता है, पूरी तरह चेंज कर देता है, तो उसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। ग्लोबली अगर बात करें तो 9 टिपिंग पॉइंट है जहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है अर्थ सिस्टम को इतना ज़्यादा पुश करता है कि उसमें इरिवर्सिबल चेंजेस आते हैं। 9 टिपिंग पॉइंट्स है क्या, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में जहाँ पे फ्रीक्वेंट ड्राउट्स आते हैं, आर्टिक सी आइस जहाँ पे सी आइस लॉस हो रहे हैं, कोरल रीफ्स डाई हो रहे हैं, ग्रीनलैंड आइस शीट आइस लॉस एक्सेलरेटिंग, परमाफ्रॉस्ट मेल्ट हो रहा है, वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट आइस एक्सेलरेट हो रहा है, विल्किस बेसिन ईस्ट अंटार्कटिक आइस लॉस हो रहा है, बोरेल फॉरेस्ट फायर्स इंक्रीज हो रहा है, अटलांटिक सर्कुलेशन स्लो डाउन हो रहा है सिंस 1550s। तो दीज आर द टिपिंग पॉइंट्स। नाउ लेट्स कम टू ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक एटलस रिलीज़ की है ऑफ ग्लेशियर लेक जो कि हमारे गंगा रिवर बेसिन का पार्ट है। इस एटलस की अगर बात बताएं तो ये एटलस जो है नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसके अंदर ये लाया गया है। एंड प्रेजेंट स्टडी में अगर बात बताएं तो ग्लेशियर लेक्स जो है विद वाटर स्प्रेड एरिया 0.25 हेक्टर्स है जो कि मैप किया गया है यूजिंग रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट डेटा। अब गंगा रिवर बेसिन की अगर बात करें तो गंगा रिवर बेसिन जो है एक्सटेंड होता है ओवर सेंट्रल हिमालयस, इंडिया, तिब्बत, चाइना, मतलब वही बांग्लादेश। और ये 9 जो है 14 हाईएस्ट पीक में से 9 हाईएस्ट पीक यहीं पर है इन द वर्ल्ड, ओवर 8000 मीटर इन हाइट इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट। अदर पीक्स की बात करें तो कंचनजंगा, लॉत्से, मकालू, जोयू, धौलागिरी, मनासलू, अन्नपूर्णा और शीशा पंगमा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे हाईएस्ट पीक यहीं पर आते हैं। इन दिस एटलस गंगा रिवर बेसिन जो है डिवाइड है सब 11 सब बेसिन्स में, 11 सब बेसिन्स में गंगा रिवर बेसिन डिवाइड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, भागमती, गंडक, घग्गर, कमला, कोशी, लोअर गंगा, रामगंगा, राप्ती। तो इन 11 सब बेसिन्स में डिवाइड है। और क्लाइमेट जो है रिवर बेसिन की वो मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट सब ह्यूमिड ऑन द प्लेन्स में है। अब की फाइंडिंग्स अगर एटलस की बात करें तो बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेस ऑफ लेक फॉर्मेशन और लोकेशन, टाइप ऑफ डैमिंग मटेरियल जो होते हैं और ग्लेशियर लेक्स वो आइडेंटिफाई है 9 डिफरेंट टाइप्स में, मेजरली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है मोरेन डैम जो कि ये ग्लेशियर जब हमारा रिट्रीट होता है मोरेन से तब ये मोरेन डैम बनते हैं। फिर आइस डैम की बात करें जब ड्रेनेज जो है वो ब्लॉक हो जाता है बाय द ग्लेशियर जो कि एडवांस होता है और वो थिकर हो जाता है उसके कारण। तीसरा है ग्लेशियर इरोजन, तो और फोर्थ है अदर ग्लेशियर लेक्स। अ टोटल ऑफ 4707 ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो मैप किए गए हैं। और ऑफ द 11 सब बेसिन्स ओनली 6 सब बेसिन्स जो हैं वो ग्लेशियर लेक्स कंटेन करते हैं, जो कि प्रीडोमिनेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है कोसी सब बेसिन में, फॉलोड बाई घग्गर सब बेसिन में। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक जो है वो यमुना बेसिन में प्रेजेंट है, देन इन शारदा सब बेसिन। और ग्लेशियर आइस डैम लेक जो है इज़ द ओनली इन द एंटायर गंगा बेसिन और लोकेट है गंडक सब बेसिन में। उत्तराखंड जो है 93.50 ऑफ लेक काउंट शेयर करता है, फॉलोड बाई 6.50 इन हिमाचल प्रदेश। हर ग्लेशियर लेक जो है वो उसको एक 12 अल्फा न्यूमेरिक यूनिक ग्लेशियर लेक आईडी दी गई है अलॉन्ग विद सेवरल एट्रीब्यूट्स लाइक हाइड्रोलॉजिकल, जियोमेट्रिकल, जियोग्राफिकल और टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं व्हाट इज़ नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, उसके अंदर आता है, जिसका एम यही है कि वाटर रिसोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्वालिटी, उसका एक्सचेंज जो है, उसकी एसेसिबिलिटी इंक्रीज़ करना है, इम्प्रूव करना है और स्ट्रेंथन करना है कैपेसिटी। अंडर द NHP नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है इसरो ने बनाया है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ कैरी आउट करता है बाय यूजिंग सैटेलाइट डेटा और जियोस्पेशियल टेक्निक्स। एज अ पार्ट ऑफ दिस डिटेल ग्लेशियर लेक इन्वेंट्री और प्रायोरिटाइज किया जाता है ग्लेशियर लेक जो GLOF रिस्क होते हैं उनको। अब ग्लेशियर लेक है क्या, ये एक डिफाइंड है जहाँ पे वाटर मास जो है सफिशिएंट अमाउंट में एग्जिस्ट करता है और फ्री स्पेस में एक्सटेंड करता है अंडर, बिसाइड और इन फ्रंट ऑफ ग्लेशियर and originating from glacial activities. A glacial retreat formation of glacial lakes takes place behind a moraine और आइस डैम। क्या होता है, जब भी हमारा फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होते हैं। जब टेम्परेचर थोड़ा भी कम हुआ तो ग्लेशियर्स क्या होते हैं, फिर से अगर वो बह के कहीं गए हैं तो वहाँ पे जो है फिर से ग्लेशियर बन जाता है, तो उसको ग्लेशियर
मतलब ग्लेशियल स्लेक्स जो हैं वो बन जाते हैं, और दीज डैमिंग मटेरियल्स जो हैं वो जनरली वीक होते हैं और वो सडनली ब्रीच होते हैं ड्यू टू वेरियस ट्रिगरिंग फैक्टर लीडिंग टू कैटेस्ट्रॉफिक फ्लड सच एज आउटबर्स्ट ऑफ फ्लड नोन एज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ओके, नाउ लेट्स कम टू शिफ्ट इन अर्थ एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी क्लाइमेट चेंज ने बिलियंस ऑफ टन्स ग्लेशियल आइस जो है मेल्ट किया है ओशियंस में, जिसके कारण जिसके कारण द अर्थ पोल्स टू मूव इन ड्यू डायरेक्शन। तो अर्थ का जो पोल है वो न्यू डायरेक्शन में मूव कर रहा है सिंस 1990s। मोर ऑन न्यूज़ की बात बताएं तो 1995 से 2020 तक एवरेज स्पीड जो है अर्थ के एक्सिस के रोटेशन की 17 टाइम्स फास्टर हो गई है एज़ कम्पेरिजन टू स्पीड जो हमारी बहुत पहले थी। पोटेंशियल कॉजेज़ यही है कि इन मेल्टिंग जो है ग्लेशियर का वो ज़्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज। अदर पॉसिबल रीजन है यही है कि नॉन ग्लेशियल रीजन सच एज क्लाइमेट चेंज, अनसस्टेनेबल कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। वाइल ये चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा, बट लेंथ जो है डे का उसको अफेक्ट कर सकता है। अब अर्थ एक्सिस की बात करें तो अर्थ एक्सिस जो है इज़ इन लाइन अलॉन्ग विथ इट्स स्पिन, मतलब अर्थ जो है खुद भी, मतलब अर्थ जो है सन के अराउंड तो रिवॉल्व करता है, बट अर्थ जो है खुद के एक्सिस में भी रोटेट करता है, विच इट स्पिन अराउंड इटसेल्फ, खुद भी स्पिन होता है। ये पॉइंट्स ऑन विच द एक्सिस इंटरसेक्ट द प्लानट सरफेस आर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ। तो दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, तो ठीक है, तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, अब लोकेशन जो है इनके पोल्स की वो फिक्स्ड नहीं है, याद रखिएगा। 10 पोल्स जो है वो मूव करते रहते हैं व्हेन द एक्सिस मूव्स। एक्सिस जब भी मूव करती है तो पोल्स भी मूव करते हैं एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड पोलर मोशन। जनरली अगर बात करें तो पोलर मोशन चेंज होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ओशन, सॉलिड अर्थ, बट नाउ क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं एक डिग्री ऐड कर रहा है कि हमारा जो पोलर मोशन पोल जो है वो मूव करेंगे विथ द ज्योग्राफिकल पोल्स वंडर। पोलर मोशन जो है ये डिफरेंट है पोलर वंडरिंग से। पोलर वंडरिंग जहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स जो है ओवर अर्थ सरफेस वंडर थ्रू जियोलॉजिकल टाइम। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ऑर्बिट का डायरेक्शन है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है ऑर्बिट के, और ये हमारी नॉर्थ सेलेस्टियल पोल है और ये हमारी साउथ सेलेस्टियल पोल है। तो ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है, तो अर्थ जो है हमारा वो रोटेट करता है। ओके, और ये हमारी सेलेस्टियल इक्वेटर, तो अर्थ जो है हमारा एक्सिस पे भी मूव करता है। अब आते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात करें तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक मंथ वाइज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट डिसेमिनेट किया है फॉर जून टू सेप्टेम्बर इन 2021 मॉनसून सीजन। अब मोर ऑन न्यूज़ में देखें तो मंथ वाइज जो हमारा लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है वो हमको हेल्प करेगा कि जो भी हमारी रेनफॉल की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज उसको देख सके, जो भी इंक्रीज़ हो रही है। IMD जो है सो फार अभी तक 2 स्टेज फोरकास्ट इशू करता था मॉनसून सीजन के लिए, पहला अप्रैल में, दूसरा मई और जून में। अब IMD जो है सेपरेट फोरकास्ट रिलीज़ कर रहा है फॉर रेनफेड रीजन। सो फार LRF जो है वॉज ओनली अवेलेबल फॉर कंट्री एज अ होल, बट अब जो है ये हमारा रीजन वाइज भी अवेलेबल होगा और ये हमको बेटर प्लानिंग में हेल्प करेगा। अब फोरकास्ट मॉडल जो IMD यूज़ कर रहे हैं तो पहला है स्टैटिस्टिकल एसेंबलेंस फोरकास्ट सिस्टम जो कि बेस्ड है कुछ पैरामीटर्स में। तो सबसे पहले सी सरफेस टेम्परेचर जो है उनका ग्रेडियंट, मतलब उनका जो डिफरेंस है नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक, उसको देखेंगे। इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन सही सरफेस टेम्परेचर देखेंगे। ईस्ट एशिया मीन सी लेवल प्रेशर देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट यूरोप लैंड सरफेस एयर टेम्परेचर देखेंगे और इक्वेटोरियल पैसिफिक वार्म वाटर वॉल्यूम देखेंगे। फिर दूसरा है डायनेमिक ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्ट सिस्टम जो कि हमारे लैंड, एटमॉस्फेयर, ओशन, स्टेट पे सारी चीज़ें देखेंगे। फिर मल्टी मॉडल असेंबलेंस फोरकास्ट सिस्टम जो है ये बेस्ड है हमारे कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स पे फ्रॉम डिफरेंट ग्लोबल क्लाइमेट प्रोडक्शन और रिसर्च सेंटर। LRF जो है वो डिफाइन किया गया है जो कि फोरकास्ट फ्रॉम 30 डेज अप टू 1 सीजन डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरेज वेदर पैरामीटर्स, मतलब 30 डेज में, एक सीजन में 30 डेज में हम फोरकास्ट करेंगे और मंथली और सीजनल फोरकास्ट किया जाएगा अंडर LRF। ओके, फिर आते हैं, अब देख लेते हैं कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है क्या। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और ये नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस हमारे कंट्री को प्रोवाइड करता है और ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है जो सारे मैटर्स रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल और अलाइड सब्जेक्ट उनको देखती है। फंक्शंस इसके यही है कि मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को करना है और प्रोवाइड करना है करंट
एस्टिमेट और फोरकास्ट मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन फॉर ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ वेदर सेंसिटिव लाइक एग्रीकल्चर, इन सब के लिए वार्न करना है कि कितना सीवियर फिनोमिना, मतलब जैसे कि साइक्लोन्स आ रहे हैं, डस्ट स्टॉर्म हो रहे हैं और रेसरस हो रहे हैं, तो इनके अगेंस्ट में वार्न करना है पीपल्स को कि वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करना है जो भी एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, और रिसर्च को प्रमोट करना है इन मेट्रोलॉजी एंड अलाइड सब डिसिप्लिन। अब इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। ओके, नाउ लेट्स कम टू डॉपलर वेदर रडार। अब रिसेंटली एक स्टेट ऑफ आर्ट डॉपलर वेदर रडार जो है ये इनाग्रेट की गई है एट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन जम्मू अलॉन्ग विथ इंडिजीनियस जीपीएस बेस्ड पायलट सोंडे। डॉपलर वेदर रडार जो है वो डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है, जो कि डॉपलर इफेक्ट पे बेस्ड है, मतलब चेंज इन फ्रिक्वेंसी ऑफ अ वेव बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन वेव सोर्स और ऑब्जर्वर और वेव जहाँ से निकल रही है उनके बीच में क्या रिलेटिव मोशन है उनको देखने के लिए उनकी फ्रिक्वेंसी ये वेदर को मॉनिटर करेगी। डॉपलर वेदर रडार जो है वो कुछ पल्सेस सेंड करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के एटमॉस्फेयर में, जो कि रिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाय द रडार, जो कि रेन ड्रॉप्स होते हैं ना, रेन ड्रॉप्स और स्नो होते हैं, उनसे रिफ्लेक्ट होगी और ये हेल्प करेंगे कि एडवांस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके अर्ली वार्निंग के लिए इन इवेंट ऑफ सीवियर वेदर, जो कि हमारे लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आते हैं डीप ओशन मिशन। तो कैबिनेट ने अभी डीप ओशन मिशन अप्रूव कर दिया गया है। तो अबाउट द मिशन की बात करें तो मिशन का एम यही है कि जो भी हमारे डीप ओशन में रिसोर्सेज हैं और उनको एक्सप्लोर करना है और कुछ एनहांस जो डीप सी टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करना है फॉर सस्टेनेबल यूज़ ऑफ ओशन रिसोर्सेज। ये मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो हमारे ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। मिशन इंप्लीमेंट किया जाएगा फेज्ड वाइज मैनर में ओवर अ 5 years और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जो है नोडल एजेंसी है। इंडिया का फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन जो है वो समुद्रयान है, जो कि रिसेंटली लॉन्च किया गया है अंडर द स्कीम मार्स 600, जो कि डीप वाटर मैन्ड सबमर्सिबल है, जहाँ पे मैन जाएंगे नीचे अंडर समुद्रयान इनिशिएटिव, जो कि कैपेबल है कि 3 ह्यूमन बींग्स को 12 घंटे के लिए नीचे भेजा जाएगा एंड एडिशनल 96 आवर्स इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। अब मेजर कंपोनेंट्स जो है मिशन के अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन्ड सबमर्सिबल। तो मैन्ड सबमर्सिबल जो है वो डेवलप किया जाएगा कि 3 पीपल्स को वो 6000 मीटर्स डीप तक भेज सके एंड इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम फॉर माइनिंग पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स जो है उसके लिए डेवलप किया जाएगा इन सेंट्रल इंडियन ओशन। डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विस, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स हैं उनके प्रोजेक्शन उनको अंडरस्टैंड करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, तो बायो प्रोस्पेक्ट किया जाएगा जो भी हमारे डीप सी फ्लोरा एंड फोना है इंक्लूडिंग माइक्रोब्स, स्टडी किया जाएगा उनको। डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, जो कि हमारे पोटेंशियल साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा ऑफ मल्टी मॉडल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन को। एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम ओशन, स्टडीज एंड डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन फॉर ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन पावर डीसेलिनाइजेशन प्लान। एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी एंटरप्राइज इन ओशन बायोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, और ट्रांसलेट करेंगे जो भी रिसर्च है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए वो यूज़फुल हो पाए। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज़। तो 5 डीप एक्सपेडिशन, तो 5 डीप एक्सपेडिशन जो है ये फर्स्ट मैन एक्सपेडिशन है जो कि हमारे जो डीपेस्ट पॉइंट है हमारे पूरे अर्थ वर्ल्ड में उन सबको मेजर करेगा। वर्ल्ड के 5 डीपेस्ट पॉइंट है वहाँ पे जाया जाएगा। मैन मिशन है। एक्सपेडिशन जो है वो एक्सप्लोरर और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर विक्टर विक्स को जो है उन्होंने ये लिया है। ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ओ स्मार्ट, कैबिनेट ने अभी बोला है कि ओ स्मार्ट जो स्कीम है उसको कंटिन्यू करना है फ्रॉम 2001 to 2026। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की है जो हमारे कुछ मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है रिसोर्सेज हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, कुछ टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेगी, टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करेगी जो हमारे फ्रेश वाटर एनर्जी ओशन से जनरेट कर सके, कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स और डेवलप अंडर वाटर व्हीकल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब विक्टर विक्सको की जो 5 डीपेस्ट ड्राइव्स है, तो पहला है रैक ऑफ टाइटैनिक, दूसरा है मोले डीप, फिर तीसरा है मरियाना ट्रेंच, जावा ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच और पुर्टो रिको ट्रेंच। तो दीज आर द 5 ट्रेंचेस जो है वहाँ पे जाया जाएगा। अब आते हैं अदर न्यूज़। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो आपको पता है जो पैसिफिक ओशन में पूरा ऑस्ट्रेलिया से लेकर पूरा रिंग ऑफ फायर है दैट इज़ इन पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो जिसको सरकम पैसिफिक बेल्ट भी रेफर किया जाता है। इट इज़ एन एरिया अलॉन्ग पैसिफिक ओशन जो कि कैरेक्टराइज होता है, वहाँ पे एक्टिव वॉल्केनो और अर्थक्वेक होते हैं, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आते हैं। यहाँ पे ये होम
है 75% ऑफ द वर्ल्ड वॉल्केनो यहीं पर मिलते हैं, ऑल्दो अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक भी यहीं पर मिलते हैं। अब अलॉन्ग द एरिया अगर बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं और क्रिएटिंग सबडक्शन जोन, एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, मतलब क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज है यहाँ पे। कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है और जो भी हैवीएस्ट प्लेट है वो नीचे सबडक्ट हो रही है। सबडक्ट होने के कारण जो है वहाँ पे जो भी प्लेट सबडक्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो ये हो गई हमारी दो प्लेट्स हो गई, ये कन्वर्जन प्लेट हो गई, ठीक है। ये प्लेट जब जाती है तो ये नीचे सबडक्ट होती है और ये क्या होता है, यहाँ पे मेल्ट होने के कारण यहाँ पे वॉल्केनो आते हैं और ये यहाँ पे वो करती है। तो जैसे ये वाला प्लेट है ये यहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो यहाँ पे अर्थक्वेक भी आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारे माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कन्वर्जन बाउंड्री, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और वन प्लेट गेट्स पुश डाउन और सबडक्ट बाई अदर प्लेट, एट दिस सबडक्शन हैपेंस रॉक मेल्ट और वो मैग्मा बन जाता है और मूव टू आवर सरफेस और कॉज वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं टोंगा ट्रेंच हो गया, करमेडियक ट्रेंच हो गया, तो जहाँ भी कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, जहाँ पे वो सबमर्ज होता है तो वहाँ पे ट्रेंचेस बनते हैं, ओके। तो बोंगाविले ट्रेंच हो गया, चैलेंजर डीप हो गया, ठीक है, मरियाना ट्रेंच हो गया, तो कुरिली ट्रेंच हो गया, तो ये हो गए हमारे ट्रेंच। पेरुचिली ट्रेंच हो गया, तो ये सब हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर हो गया। फिर दरवाज़ा गैस क्रेटर, तो ये तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट ने अभी ऑर्डर किया है कि वो एक वे फाइंड करेंगे कि जो भी एक्सटिंग्विश अ फायर इन ह्यूज नेचुरल गैस क्रेटर, दरवाज़ा गैस क्रेटर और गेटवे टू हेल। ये डिसीजन जो है वो उन्होंने लिया है कि ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट और हेल्थ जो है पीपल के उनको नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। तो दरवाज़ा गैस क्रेटर है क्या, ये तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है एंड इन कराकुम डेजर्ट। कराकुम डेजर्ट कहाँ है, तुर्कमेनिस्तान में ही है। द क्रेटर जो है वो बर्न हो रहा है सिंस फॉर द लास्ट 50 ईयर्स और ये क्रिएट हुआ था 1971 में, जब सोवियत यूनियन ने एक एक्सीडेंटली एक रिग ड्रिल किया था, punched into a massive underground natural gas cavern और causing the ground to collapse। फिर आते हैं हीट डोम इन नॉर्दर्न अमेरिका। हीट डोम जो है वो एरिया है हमारे हाई प्रेशर एरिया है जो कि हमारे कुछ रीजन्स में सॉरी हाई प्रेशर एरिया है दैट पार्क्स ओवर अ रीजन लाइक अ लिड ऑन अ पॉट ट्रैपिंग हीट। मतलब क्या, एक हाई प्रेशर एरिया है जहाँ पे अगर ऊपर हम ढक दें तो वो पूरी तरह हीट को ट्रैप करके रखा है। दिस इज़ मोर लाइकली टू ड्यू टू फॉर्म ला लीना ईयर्स लाइक 2021 व्हेन वाटर्स जो है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में कूल हो जाते हैं और वार्म हो जाते हैं वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। टेम्परेचर डिफरेंस जो है इसके कारण जो है ये क्रिएट किया जाता है। वार्म एयर जो है वो धीरे धीरे ट्रैप हो जाती है इन द जेट स्ट्रीम, अ करंट ऑफ एयर स्पिनिंग काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड द ग्लोब। तो जेट स्ट्रीम क्या है, जो कुछ अपर एटमॉस्फेयर पे फ्लो करती है कुछ एरिया में, मतलब थोड़े ऊपर तक, और वो जो है उसके कारण जो है ये बनता है। फिर आते हैं टर्बिडिटी करंट। टर्बिडिटी करंट जो अंडर वाटर करंट होती है। तो अवास्ट अंडर वाटर एवलांकेस, मतलब बहुत सारा जो कचरा होता है और जो भी चीज़ें होता है, मतलब लैंडस्लाइड अंडर वाटर जो होता है उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो अवास्ट अंडर वाटर एवलांकिक ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका जो है इन अ डीप कैनियन लीडिंग अवे फ्रॉम कॉन्गो रिवर। टर्बिडिटी करंट जो है वो रैपिड डाउनफ्लो ऑफ वाटर है जो कि डेंसिटी के कारण कॉज होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। टर्बिडिटी मेजर किया जाता है ऑफ लेवल ऑफ पार्टिकल्स सच एज सेडिमेंट्स, प्लैंकटन, ऑर्गेनिक बाई प्रोडक्ट इन द बॉडी ऑफ वाटर। टर्बिडिटी करंट जो है वो अर्थक्वेक स्लोप्स के कोलैप्स से कॉज होता है, अनदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। वन सेट इन मोशन टर्बिडिटी वाटर जो है वो डाउनवर्ड रश करता है और फिजिकल स्पेस जो है शेप जो है सी फ्लोर को चेंज कर देता है। फिर अर्थ फर्स्ट कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। तो बेस्ड ऑन एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम कॉन्टिनेंटल फ्रेगमेंट्स, मतलब जो रॉक्स को एज को देखकर रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि अर्थ का पहला कॉन्टिनेंट जो है एमर्ज हुआ था ओशियन से 700 मिलियन अर्लियर देन थॉट। तो ये वाइडली एक्सेप्टेड है दैट कॉन्टिनेंट्स जो है 2.5 बिलियन ईयर्स एगो में बने थे। स्टडी ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट अर्लीस्ट कॉन्टिनेंटल लैंड जो है वो राइजन हुआ था मे हैव बीन झारखंड सिंहभूम रीजन। और रिसर्चर्स ने बोला है कि वो एक अनदर नोशन उन्होंने ब्रेक किया कि कॉन्टिनेंट जो है वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही बने थे। कॉन्टिनेंट प्रोबेबली रोज एज दे वर इन्फ्लेटेड बाय प्रोग्रेसिव इंजेक्शन ऑफ magma एंड डिराइव फ्रॉम डीप इन द अर्थ। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी है, उसमें आपने पढ़ा है कि कैसे कॉन्टिनेंट बने हैं, कैसा हमारा ओशंस बने हैं, ओके। फिर आते हैं जीरो शेडो डे। तो उड़ीसा भुवनेश्वर ने अभी जीरो शेडो डे विटनेस किया है।
अब ये है क्या, ये एक रेयर सेलेस्टियल फिनोमेना है जहाँ पे ड्यूरिंग विच हमको कहीं पर शेडो नहीं दिखती किसी भी ऑब्जेक्ट की और बीइंग ऑब्जर्व। फिनोमेना जो है ये एक साल में 2 बार होता है, जब सन जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है स्काई में एट ऑल द रीजन्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ड्यू टू सन जो है एग्जैक्टली ओवर रहता है, तो शेडो जो है हर ऑब्जेक्ट की, हर पर्सन की वो डिसअपियर हो जाती है, रिजल्टिंग इन 0 शेडो डे। फिर आते हैं वर्ड्स नॉर्थन मोस्ट आइलैंड। तो साइंटिस्ट ने अभी डिस्कवर किया है न्यू वर्ड का नॉर्थन मोस्ट आइलैंड, जो कि लोकेटेड है ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ठीक है, अब ये जो न्यू आइलैंड है वो सी बेड मड और मोरेन से बना है, दैट मीन्स रॉक सॉइल हो गए, अदर मटेरियल जो हो गए, अगर ग्लेशियर्स मूव हो रहा है तो उसके कारण जो छूट गए हैं और वहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं, तो उसके कारण ये बना है। बिफोर दिस क्वाडक जो है क्वाडस वॉज मार्क्ड एज अर्थ नॉर्दर्न मोस्ट टेरेन, पर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कहीं कहीं हमारे आइस शीट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। बट न्यू आइलैंड जो है इज़ नॉट डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। अब ग्रीनलैंड जो है वो वास्ट ऑटोनॉमस आर्टिक टेरिटरी है, जो कि बिलोंग किसको करती है, डेनमार्क को। अब आते हैं सदर्न ओशियन। तो नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी हैज़ रिकग्नाइज सदर्न ओशियन एज वर्ल्ड फर्स्ट ओशियन। सदर्न ओशियन को वर्ल्ड का पहला ओशियन कंसीडर किया है, इन एडिशन विद पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्टिक ओशन। ये कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो भी मोस्ट ऑफ द वाटर्स जो अंटार्कटिक को सराउंड करते हैं आउट ऑफ 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड, एक्सक्लूडिंग इसमें ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सी जो है उसको एक्सक्लूड किया है। अनलाइक अदर ओशन दैट आर डिफाइंड बाई कॉन्टिनेंट्स दैट फेंस देम, द सदर्न ओशंस जो है वो डिफाइन किया गया है बाय द करंट अंडर कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। सिग्निफिकेंस यही है कि क्लाइमेट रेगुलेशन थ्रू हीट डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्टिंग कोल्ड फ्रेजाइल मरीन इकोसिस्टम। तो ये हो गया हमारा सदर्न ओशियन। ओके, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू रिवर्स इन न्यूज़। तो भोगदोई रिवर ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो हमारा नागालैंड में कोल माइनिंग हुआ तो वहाँ पे बहुत सारा एनक्रोचमेंट और वेस्ट डिस्चार्ज जो है टी स्टेट्स का वो हमारे रिवर पे हुआ, तो इसके कारण जो है ये न्यूज़ में है। तो ओरिजिन इस रिवर का जो है मोकोंग चुक, जो हमारे नागालैंड का नॉर्थ हिल है वहाँ से ओरिजिन हुआ है। फ्लोज थ्रू जोरहट से फ्लो होता है बिफोर ज्वाइनिंग धनसरी रिवर। अदर फीचर्स हैं कि ये साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हमारे ब्रह्मपुत्र की, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी हमारे ब्रह्मपुत्र की मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है आसाम की। अदर ट्रिब्यूटरीज जो ब्रह्मपुत्र की हैं वो है लोहित, दिबांग, दिहांग, मानस एट्सेट्रा। और भोगदोई भी किसका है, ब्रह्मपुत्र का। फिर कामेंग रिवर अरुणाचल प्रदेश में, थाउजेंड्स ऑफ फिश जो है अभी ये ख़त्म हो गई हैं इन कामेंग रिवर अरुणाचल प्रदेश। तो ओरिजिन ये इसका हुआ है गोरी चेन माउंटेन के बिलो जो ग्लेशियल है, नीचे जो ग्लेशियल है वहाँ से इनका वो हुआ है साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन। ये वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर की। अदर फीचर्स बात करें तो जिया भरोली इन आसाम बोला जाता है इसको। जोग्राफिकल फीचर्स अगर बात करें तो ये बाउंड्री बनाता है बिटवीन ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। डेफला हिल्स जो है इसके ईस्ट में है एंड द अक्का हिल्स जो है इसके वेस्ट में है कामेंग रिवर के, और ये बाउंड्री है बिटवीन सेसा और एलिगेंट सेंचुरी टू इट्स वेस्ट एंड द पक्के टाइगर रिजर्व इन द ईस्ट। तो कामेंग रिवर भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। फिर महानंदा रिवर, तो रैपिड अर्बनाइजेशन और वेस्ट मैनेजमेंट एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये वेस्ट बंगाल से ओरिजिन होता है, नॉर्थ वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग हिल से। अदर फीचर्स, तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है और फ्लोज इन बांग्लादेश। साबरमती रिवर की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि सी प्लेन ऑपरेशन जो है वो वायबल है साबरमती रिवर में। तो ओरिजिन इसका अरावरी हिल्स जो है हमारी राजस्थान वहाँ से हुआ है। फ्लोज थ्रू राजस्थान और गुजरात से फ्लो होती है और ट्रिब्यूटरीज इसकी हमव, गुहाई, हथमती, खारी, मेशो, मजाम, वट्रक, मोहर और सीधी हैं। अदर फीचर्स की बात करें तो गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है एंड अहमदाबाद जो है इसी में साबरमती रिवर पे लोकेटेड है। महाकाली रिवर की बात करें तो कैबिनेट ने अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया बिटवीन इंडिया एंड नेपाल फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ओवर महाकाली रिवर। ओरिजिन जो है काला पानी इशू इंडिया और नेपाल के बीच में, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ओरिजिन एट काला पानी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, इसको ऑल्सो उन्होंने शारदा और काली रिवर भी बोला जाता है। ये घग्गर को ज्वाइन करती है जो कि ट्रिब्यूटरी हमारे गंगा की, और ये बाउंड्री सर्व करती है बिटवीन उत्तराखंड एंड नेपाल। फिर लुखा रिवर, रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि वो पायलट प्रोजेक्ट को बनाएंगे टू रिजुविनेट लुखा बाय यूजिंग एल्गी टू रिमूव टॉक्सिक कंपोनेंट्स जो है हमारे वाटर में उसको, एंड द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज रिमीडिएशन। ओरिजिन अगर बात करें तो ये वाटर रिसीव करती है फ्रॉम लूनार रिवर एंड स्मॉल स्ट्रीम्स जो हैं वो नूरपा रिजर्व फॉरेस्ट है उसको उसमें ड्रेन करती है।
फ्लोज थ्रू सदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय। अदर फीचर्स की बात करें तो रिवर जो है पास होती है सोनापुर विलेज से, देन फिर सुरमा विलेज, अल्टीमेटली जो है फ्लड प्लेन्स जो है बांग्लादेश के वहाँ पे एंड हो जाती है। फिर चलकुड्डी रिवर, ये केरला की गवर्नमेंट की रिवर है, ठीक है। ओरिजिन अन्नामलाई हिल से होता है, फ्लोज केरला से होती है, 5th लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे केरला की। अदर फीचर्स तो फेमस वाटरफॉल्स जैसे कि अथिरा पिपली वाटरफॉल्स, वजहा चल फॉल्स जो है इसी पे लोकेटेड है और ये मर्ज होती है पेरियर रिवर के साथ। फिर गिरी रिवर, प्राइम मिनिस्टर ने अभी इनॉग्रेट किया है और फाउंडेशन स्टोन रिलेट किया है कि हाइड्रो पावर रेणुका जी डैम जो है प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे इसी रिवर के ऊपर। ओरिजिन अगर बात करें तो हिल्स ऑफ जुब्बल हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होती है, फ्लोज थ्रू सदर्न साउथ ईस्टर्न हिमाचल इंक्लूडिंग शिमला हिल्स बिफोर ज्वाइनिंग यमुना। और अदर फीचर्स, ये ट्रिब्यूटरी है हमारे यमुना की, तो गिरी रिवर जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर की। फिर पब्बर रिवर, रिसेंटली फाउंडेशन ऑफ स्वरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो ले डाउन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। इसका ओरिजिन जो है चंद्रनहान ग्लेशियर से होता है। अदर फीचर्स, ये ट्रिब्यूटरी हमारे टोन्स रिवर की जो कि फर्दर ड्रेन होती है हमारी यमुना रिवर में। फिर महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर, तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ ऑर्डर दिए हैं कि एडवर्स जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहे हैं रिवर महानदी और ब्राह्मणी रिवर पे उसको मिटिगेट करना है ड्यू टू इलीगल क्वेरिंग के कारण जो भी हो रहे हैं। तो महानदी रिवर का ओरिजिन अगर बात करें तो ये छत्तीसगढ़ रायपुर से होता है। ट्रिब्यूटरी सियोनाथ, हसदेव, मांद, इब जो है वो लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है महानदी की, और वाइल ओंग तेल जोंग जो है ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो महानदी रिवर जो है इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये मेन रिवर है। अदर फीचर्स की बात करें तो हीराकुंड डैम जो है महानदी रिवर पे है जो कि लॉन्गेस्ट मैनमेड अर्थन डैम है हमारे वर्ल्ड का, और ये इट इज़ ऑन इट संबलपुर बिगेस्ट रिवर है उड़ीसा की। तो महानदी रिवर इज़ इंपॉर्टेंट, प्लीज़ आप याद कर लीजिए क्या क्या इसकी ट्रिब्यूटरीज है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है और कौन सा डैम है। फिर ब्राह्मणी रिवर की बात करें तो ये झारखंड से ओरिजिन होते हैं। ट्रिब्यूटरी अगर बात करें तो जॉइन बाई संख रिवर फ्रॉम छत्तीसगढ़ बिकमिंग ब्राह्मणी रिवर एंड ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल एज रिवर माईपुरा। फिर उमनगोट रिवर, तो मेघालय गवर्नमेंट ने अभी डिफेंड किया है अपना प्लान कि वो जो डैम गोट है, डिस्पाइट बहुत सारे विलेजेस ने प्रोटेस्ट किया है कि ये जो डैम बनाया जा रहा है वो गलत है, तो विलेज इसीलिए उन्होंने अभी डिफेंड किया अपने प्लान को। विलेजेस जो है वेस्ट कासी हिल्स के are near the border with Bangladesh, but the site was proposed 210 मेगावाट उमनगोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करेंगे। ओरिजिन जो है इस रिवर का शिलोंग पीक से होता है, फ्लोज थ्रू डाउकी जो कि एक टाउन है ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट में नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। अदर फीचर्स की बात करें तो ये नेचुरल बाउंड्री बताता है बिटवीन पीनर विथ हीमा खाइरम खासी हिल्स, और ये ट्रिब्यूटरी है सुरमा रिवर की बांग्लादेश में। एट द फाइनल लैप ऑफ इट्स जर्नी इट एंटर्स द प्लेन्स ऑफ बांग्लादेश, और ये गेटवे हमारे बांग्लादेश का। उमनगोट रिवर जो है इसको अदर नेम से भी बोला जाता है दौकी रिवर, जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर ट्रांसपेरेंट वाटर होता है, इसके कारण जो है इसको दौकी रिवर भी बोला जाता है। फिर आते हैं इंटरनेशनल की बात करें तो नाइल रिवर जो है लॉन्गेस्ट रिवर है हमारे वर्ल्ड की। ये इक्वेटर के साउथ से राइज होती है और फ्लोज होती है साउथ टू नॉर्थ थ्रू ईस्टर्न अफ्रीका। ये डिस्टेंस कवर करती है 6600 किलोमीटर और एम्पटीज मतलब ख़त्म होती है मेडिटेरेनियन सी में, मतलब वहाँ से वो होती है। इसका बेसिन जो है वो तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, कॉन्गो, केन्या, युगांडा, साउथ सूडान, यूथोपिया, सूडान और कल्टिवेटेड पार्ट ऑफ इजिप्ट, और इसके 3 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वाइट नाइल, ब्लू नाइल और अटबारा। वाइट नाइल जो है वो लेक विक्टोरिया से स्टार्ट होती है जो कि अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है। हमको पता है कि लेक विक्टोरिया अफ्रीका की लार्जेस्ट लेक है जो कि टच करती है युगांडा, केन्या, तंजानिया को, यूकेटी को। और ब्लू नाइल जो है वो लेक ताना से ओरिजिनेट होती है जो कि यूथोपिया में है। ठीक है, ये हो गया हमारा नाइल रिवर। नाउ लेट्स कम टू प्लेसेस इन न्यूज़ इन इंडिया। तो माउंटेन पासेस इन न्यूज़ कौन से पासेस हैं। तो सबसे पहला है जोजिला पास, तो आप पहले मैप में देख लीजिए। जोजिला यहाँ पे है लद्दाख और यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, उनके बीच का जो डिवाइडेशन है वहाँ पे जोजिला पास है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला माउंटेन पास को मतलब खोल दिया है जो कि लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट करते हैं। तो जोजिला पास जो है ये हाई माउंटेन पास है जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट है हमारे लद्दाख का, वहाँ पे लोकेटेड है। स्ट्रैटेजिक लिंक है जो कि हमारे कारगिल को मतलब लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, और ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है लद्दाख को। जोजिला टनल भी कंस्ट्रक्ट किया गया है। वंस कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही 15 किलोमीटर का, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल होगा और एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। ओके, फिर आते हैं लमखागा पास। लमखागा पास कहाँ पे है आप ये देख लेते हैं, यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है दैट इज़ लमखागा पास। तो लमखागा पास की बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि बहुत सारे ट्रैकर्स की टीम जो है वो मिस हो गई है, मतलब वहाँ पे मिल नहीं रही है। तो लमखागा पास वन ऑफ द टफेस्ट पासेस है जो
जो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का और हर्षिल डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तराखंड का, उन दोनों को कनेक्ट करती है। फिर उमलिंगला पास यहाँ पे देख लेते हैं, जो लद्दाख में ही है, लद्दाख के सबसे किनारे वाले पॉइंट में। तो वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है इसको ग्रीनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ब्लैक टॉपिंग द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन उमलिंगा पास इन लद्दाख। तो ये एल्टीट्यूड जो है सियाचिन ग्लेशियर से उससे भी एल्टीट्यूड के ऊपर बना है। और खदुंगला पास जो है लेह में इज़ एट एल्टीट्यूड ऑफ 17,582 फीट। फिर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो सबसे पहला आता है लाहौल एंड स्पीति। यहाँ पे देख सकते हैं लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब रिसेंटली अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है ये इंस्टॉल किया गया है स्पीति वैली में। ये लोकेटेड है साउथ ऑफ लद्दाख है ना, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है तो उसके नीचे लोकेटेड है। लाहौल एंड स्पीति जो है वो कनेक्ट करता है एक दूसरे को थ्रू कुंजुम ला और कुंजुम पास। ये लाई करता है रेन शेडो एरियाज में नॉर्थ ऑफ पिर पंजाल विथ लाहुली जो है भोती इज़ द मेन लोकल डायलेक्ट एंड कीलोंग जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर चंद्रा और भागा। फिर चुम्बी वैली आप देख सकते हैं भूटान और सिक्किम के बीच में है चुम्बी वैली। यहाँ पे उसमें ये अभी ये न्यूज़ में इसे है कि चाइना जो है अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है चुम्बी वैली की तरफ। तो लोकेशन क्या है, ये इंडिया चाइना भूटान के ट्राई जंक्शन में लोकेटेड है। सिग्निफिकेंस यही है कि ये क्लोज है हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर्स के, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कंट्री से जोड़ता है। फिर आते हैं पेंसिंगलुम्बा ग्लेशियर्स जो कि जास्कर और लद्दाख में है, ठीक है। तो ये रीसेंट स्टडी की गई है, अभी कंडक्ट की गई है कि वहाँ पे ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं। फिर आते हैं अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो सबसे पहले आता है चिंक आइलैंड। ये यहाँ पे है चिंक आइलैंड, देख सकते हैं सबसे नीचे वाला पार्ट। तो याद रखिएगा सबसे नीचे वाला पार्ट अंडमान एंड निकोबार का, वहाँ पे चिंक आइलैंड है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने 9 क्रू रेस्क्यू किए हैं फ्रॉम सिंकिंग वेजल्स ऑफ चिंक आइलैंड। फिर तिलंग चोंग आइलैंड जो है, ये आइलैंड जो है हैज़ द लार्जेस्ट सर्वाइविंग पॉपुलेशन ऑफ एंडेमिक निकोबार मेगापोड बर्ड। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, जिसका नाम चेंज करके अभी मतलब रॉस आइलैंड था उसका नाम, और उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया है। फिर स्ट्रेट आइलैंड उसके ऊपर है। तो फ्यू ग्रेट अंडमानीज ट्राइब जो है वो शिफ्ट हुए हैं टू द ट्राइबल सेटलमेंट एट स्ट्रेट आइलैंड टू इंश्योर दैट कि वो सेफली कोविड-19 पेंडेमिक के अगेंस्ट जो है चीज़ें कर सके। तो ये आइलैंड है, ठीक है, और ये स्ट्रेट आइलैंड है ऊपर। अब हम आते हैं बुंदेलखंड रीजन में अगर बात करें तो दिस इज़ बुंदेलखंड रीजन, ओके। तो बॉक्सवाहा डायमंड माइनिंग जो है प्रोजेक्ट, वो अभी बुंदेलखंड उसके कारण क्या है, वाटर स्कैरिसिटी जो है बुंदेलखंड की वो वर्स हो गई है। अबाउट बुंदेलखंड, तो ये पार्ट है हमारे सेंट्रल एशिया का पार्ट है, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में आते हैं और 6 डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश में। ये विंध्यन रेंज को कंप्राइज करता है और मोस्टली ड्राईलैंड एरिया है। और बेतवा रिवर जो है हैव बीन डैम्ड एंड प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर। बेतवा रिवर जो है यहाँ पे इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करती है। और डायमंड्स जो है यहाँ के गुड क्वालिटी के होते हैं बट स्मॉल साइज़ के होते हैं, आर फाउंड इन पन्ना डिस्ट्रिक्ट। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ बुंदेलखंड। फिर सोहरा फॉर्मली कॉल्ड चेरापूंजी। तो होम मिनिस्टर, दिस इज सोहरा मेघालय, और ये देख सकते हैं। तो होम मिनिस्टर ने अभी ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन लॉन्च किया है अंडर आसाम रेफाइल्स। सोहरा जो है जिसको फॉर्मली चेरापूंजी बोला जाता है, जो कि मेघालय का ईस्ट खासी हिल्स है वहाँ पे है। और ये आपको पता है कि वन ऑफ द वेटेस्ट प्लेस है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। एंड द रीजन हैज़ लॉस्ट इट्स टैग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन और इंडिस्क्रिमिनेट ट्री फेलिंग फॉर डेवलपमेंट। तो इसके कारण क्या है, ये वेटेस्ट प्लेस नहीं रह गया क्योंकि डिफॉरेस्टेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उड़ीसा का केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो है इट इज़ नाउ इंडियाज़ ओनली डिस्ट्रिक्ट टू हैव ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स। आपको पता है सॉल्ट वाटर, घड़ियाल और मगर। आप मुझे इनका IUCN स्टेटस बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिस कॉस्ड है बाय द रिवर्स, क्रैक्स, वाटर इनलेट्स, और ठीक है। और सारी स्पीशीज़ जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और अपेंडिक्स 1 है साइट्स का। और लीजिए यहीं पर बता दिया है कि सॉल्ट वाटर लीज कंसर्न है, घड़ियाल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और मगर वल्नरेबल है। अब आते हैं गुजरात की अगर बात करें तो कट्रोल हिल फॉल्ट कच्छ रीजन, कट्रोल हिल फॉल्ट ये रहा, आप देख सकते हैं कट्रोल हिल फॉल्ट, ठीक है, कच्छ रीजन में। रिसेंटली स्टडीज़ कंडक्ट की गई हैं कि जो भी सेडिमेंट वहाँ से
मतलब सेडिमेंट सैंपल्स इन कच्छ बेसिन हाईलाइटेड चेंजेस इन लैंडस्केप, जो भी सेडिमेंट्स कलेक्ट किए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं हाईलाइट कर रही है कि लैंडस्केप जो है वो चेंज हो रहा है। तो कटरोल हिल फॉल्ट जो है ये वन ऑफ द ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग मेजर इंट्रा बेसिनल फॉल्ट है। आपको फॉल्ट होगा, फॉल्ट और फोल्ड पता होगा, ठीक है। फॉल्ट और फोल्ड कैसे होता है, तो फोल्डिंग कब होती है, जब दो चीज़ें एक साथ आती हैं तो यहाँ से ये फोल्ड हो जाता है, तो ये कुछ माउंटेन बनाता है। फॉल्टिंग क्या होती है, जब दोनों चीज़ें दूर जा रही हैं, फॉर एग्जाम्पल ये दूर जा रही है तो यहाँ पे फॉल्टिंग होता है, तो एक पार्ट जो है नीचे चला जाता है, दूसरा पार्ट ऊपर चल रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हॉर्स बोलते हैं, और नीचे वाले को पार्ट को ग्रैबन बोलते हैं। तो ये होता है हमारा फॉल्ट, ठीक है। तो कटरोल हिल फॉल्ट जो है वन ऑफ द ईस्ट वेस्ट ट्रेंडिंग मेजर इंट्रा बसिनल फॉल्ट है, जो कि हमारे सेंट्रल पार्ट है मेनलैंड कच्छ का, वहाँ पे लोकेटेड है। अमंग अदर फॉल्ट्स की अगर बात करें तो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है, साउथ वगाट फॉल्ट है, गेदी फॉल्ट है, इनलैंड बेल्ट फॉल्ट है। ये इसको सिस्मिक एक्टिविटी अलॉन्ग दिस इज नॉट एपरेंट। तो अभी देखा है कि कटरोल हिल फॉल्ट में सिस्मिक एक्टिविटी कहीं पर दिखी नहीं है। हम आते हैं बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अभी इन्वेजिव ट्री स्पीशीज़ ने यहाँ पे एनक्रोच किया है। तो ये एशिया का लार्जेस्ट ग्रासलैंड है, जो कि गुजरात, नॉर्थ वेस्ट गुजरात में लोकेटेड है। और यहाँ की जो पेस्टोरल कम्युनिटी है दैट इज़ मलधारी। 1960 में इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, टू प्रोटेस्ट दिस रीजन फ्रॉम सेलिनिटी इंग्रेंस फ्रॉम रन ऑफ कच्छ। गवर्नमेंट ड्रॉप मिलियन ऑफ सीड्स एक्सोटिक स्पीशीज लाइक प्रोफिलिस जोला फिरकी फ्रॉम हेलीकॉप्टर से वहाँ से भेजा था। तो उसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा इनक्रोच किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आया था, प्रोपिस जूली फ्लोरा है क्या, क्वेश्चन भी आया है। अब आते हैं जोग्राफिकल फीचर्स इंटरनेशनल। तो वॉल्केनोज इन न्यूज़ अगर बात करें तो सबसे पहले आता है किलावू वॉल्केनो, जो कि हवाई यूएसए में है। दिस इज़ हवाई आइलैंड, ओके, दिस इज़ हवाई आइलैंड। और किलाव्यू वॉल्केनो ये रहा, ओके। तो ये अभी न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक नोटिस किए गए हैं। तो ये एक शील्ड वॉल्केनो है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो जो होता है ऑन द अर्थ, जो कि हवाई के बिग आइलैंड हवाई नेशनल पार्क हवाई में है। और होम टू मोना लोआ, लार्जेस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है हमारे वर्ल्ड का बाय वॉल्यूम। और हवाई जो है इंक्लूड नंबर ऑफ आइलैंड्स इंक्लूडिंग ओहाऊ आइलैंड, पर्ल हार्बर, ये सारी चीज़ें। फिर आते हैं क्यूम्बेरे वेजा वॉल्केनो, जो कि कैनरी आइलैंड में है। कैनरी आइलैंड ये रहा, ठीक है। तो वहाँ पे ये लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में नियर मेनलैंड अफ्रीका। और कैनरी आइलैंड जो है ये ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड से बना हुआ है, ऑटोनोमस कम्युनिटी हमारे स्पेन की। फिर माउंट नियारगोंगो वॉल्केनो, जो कि कॉन्गो में है, कॉन्गो में आया है। ये एक लार्ज स्ट्रेटो वॉल्केनो जो मतलब लेयर्स में फॉर्म होता है नियर लेक कीवू एट ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ DR कोंगो, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, विथ रवांडा इन विरुंगा नेशनल पार्क। और ये इन फेमस है फॉर इट्स एक्सट्रीमली फ्लूइड लावा, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फ्लूइड होता है लावा, तो पूरी जगह फैल जाता है, दैट रन्स एज वाटर, और लावा लेक्स ड्रेन्स बनते हैं। फिर मेरेपी वॉल्केनो, जो कि इंडोनेशिया में है, दिस इज इंडोनेशिया। और यहाँ पे मेरेपी वॉल्केनो, तो ये एक स्ट्रेटोवो वॉल्केनो है जो नॉर्थ ऑफ सेंट्रल जावा कैपिटल योग्याकार्ता के आया है। और ये इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है आउट ऑफ 127 वॉल्केनो। फिर माउंट सेमेरू उसी के ऊपर है। तो ये हाईएस्ट वॉल्केनो है जावा आइलैंड का, इंडोनेशिया का, जो कि एरप्ट हुआ है फिर से। तो माउंट सेमेरू जो है हाईएस्ट वॉल्केनो है ऑफ जावा आइलैंड। और सेमोरू जो है वो ऑल्सो नोन एज, जिसको महामेरू भी बोला जाता है, इज़ लोकेटेड विद इन ब्रोमो टेंगर्स सेमेरू यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर वॉल्केनो माउंट एसो जो है वो जापान में है, ये देख लीजिए जापान में। और ये लोकेटेड है, क्यूशू ग्रुप है जो जापान आइलैंड का वहाँ पे। और एसोस कैल्डेरा रैंक जो है अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और वॉल्केनो जो है इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ असोकुजू नेशनल पार्क। फिर होंगा हप्पी वॉल्केनो, जो कि टोंगा में है, ठीक है। तो वॉयलेंट एरप्शन अभी हुआ है अंडर वाटर वॉल्केनो का, जिसके कारण सुनामी वेव्स भी आई हैं। तो टोंगा जो है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है साउथ पैसिफिक ओशन में, जो कि फिजी और समोआ के बीच में लोकेटेड है, उन्हीं के आसपास। और एस्टिमेटेड है कि 1 मिलियन अंडर सी वॉल्केनोज आते हैं। फिर आते हैं लेक तंगानिका ईस्ट अफ्रीका में है, ठीक है। तो रिसेंटली अभी फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स अभी के कारण मतलब जो वाटर लेवल राइज हुआ है उसके कारण फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स आए हैं। तो लेक तंगानिका ये जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम आफ्टर लेक बैकाल इन रशिया। तो लेक रिवर लुकुगा जो है ये मेजर आउटफ्लो रिवर है, जो कि हमारे कॉन्गो रिवर सिस्टम में बढ़ती है। और रिवर रूजीजी जो है ये मेन इनफ्लो रिवर है। एंड रिवर कालाम्बो जो है एंड रिवर
गर्सी जो कि सेकेंड रिवर है आफ्टर तंजानिया, मतलब आफ्टर ऑफ रिवर, और मतलब लार्जेस्ट रिवर है तंजानिया की। ओके, अब हम आते हैं लेक तहाओए, यूएसए में है, तो देख सकते हैं इधर वाले डिस्ट्रिक्ट में। तो ड्राउट जो है अभी क्लाइमेट चेंज के कारण फ्यूल हुए हैं, हैज़ ड्रॉप लेक तहाओ बिलो इट्स नेचुरल रिम और हॉटेस्ट फ्लो इनसू ट्रकी रिवर। तो लेक तहाओ जो है ये फ्रेश वाटर लेक है जो कि फॉल्ट बेसिन को ऑक्यूपाई करती है ऑन कैलिफोर्निया नेवाडा बॉर्डर इन द नॉर्दर्न सेरा नेवाडा यूएसए। हिंदू कुश हिमालय अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूएनडीपी रिपोर्ट, ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं हिंदू कुश हिमालय में, जिसके कारण फ्लड्स और वाटर क्राइसिस बढ़ रहे हैं। तो हिंदू कुश हिमालय रीजन जो है एक्सटेंड होता है ओवर 8 कंट्रीज, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, और ये कंटेन करता है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टोरेज है हमारे फ्रोजन वाटर आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्टिक। अड्डू एटॉल की बात करें तो अड्डू एटॉल मालदीव्स में है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अड्डू एटॉल जो है ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है हमारे ग्रुप है इन मालदीव्स, और ये डिवाइडेड है 4 चैनल्स में, गन कंडू, विलिंग कंडू, मा कंडू एंड कोडा कंडू। ठीक है, तो मालदीव्स ने अभी स्टार्ट किया है कि दैट इट हैज़ मेड नो डिसीजंस ऑन ओपनिंग ऑफ इंडियन कंसुलेट इन अड्डू एटॉल। फिर आते हैं सुडानो सहेलियन जोन। तो फ्लड प्रोडक्शन जो है इस जोन में, इस अफ्रीका के जोन में अभी अंडर थ्रेट है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो सेमी एरिड सुडान सहेलियन जोन है वो लोकेटेड है सहारन डेजर्ट और ह्यूमिड गुएनियन जोन के बीच में, और स्ट्रेच होता है अटलांटिक कोस्ट टू द रेड सी कोस्ट। तो दिस इज द रीजन ऑफ सहेलियन सुडानियन जोन। अब आते हैं जावा आइलैंड इंडोनेशिया। तो रिसेंटली 6.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है अभी जावा आइलैंड इंडोनेशिया में आया है। ये होम है 100 वॉल्केनोज का, इंक्लूडिंग माउंट सेमेरू जो है हाईएस्ट वॉल्केनो माउंटेन है इंडोनेशिया का। ये पार्ट है सुंदा आइलैंड आर्क का, विच इंक्लूड सुमात्रा टू द नॉर्थ वेस्ट एंड बाली टू द ईस्ट। अब कंट्रीज इन न्यूज़ की बात करें तो फरोई आइलैंड जो है हमारा कहाँ पे है, ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा फरोई आइलैंड है। ठीक है, इस वाले रीजन में जो हमारा यूरोप वाला रीजन है वहाँ पे हमारा फरोई आइलैंड है। तो रिसेंटली 1400 डॉल्फिन्स जो है वो ख़त्म हो गई है यहाँ पे। फरोई आइलैंड जो है ये सेमी ऑटोनॉमस रीजन है डेनमार्क का, याद कर लीजिएगा, और लार्जेस्ट फ्रोजोर्ट है इन नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी। मॉस ग्रास और माउंटेन बॉक जो है वो नेचुरल वेजिटेशन है इस रीजन की, जो कि फिशिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर अप्पो आइलैंड फिलीपींस में है। अप्पो आइलैंड कहाँ पे है, ये देख लीजिए, फिलीपींस में है। ओके, तो रिसेंटली अप्पो आइलैंड जो है फिलीपींस का अभी जीरो वेस्ट आइलैंड बन गया है। तो फर्स्ट जीरो वेस्ट आइलैंड कौन सा बना है, अप्पो आइलैंड, जो कि फिलीपींस में है। ये आइलैंड नेशन जो है मैरीटाइम बाउंड्रीज शेयर करता है मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, चाइना, जापान और पलाऊ के बीच। और माउंट अप्पो जो है ये हाईएस्ट पीक है, और काग्यान रिवर जो है एज द लॉन्गेस्ट रिवर। फिर आते हैं साइप्रस, ये देख लीजिए यहाँ पे है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन वाले इधर वाले रीजन में। तो रिसेंटली साइप्रस जो है अपना म्यूजियम ऑफ अंडर वाटर आइया नापा जो है बनाया है, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट अंडर वाटर फॉरेस्ट है विथ ओवर 130 स्कल्पचर्स इन तेरेनेरा। ये थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है मेडिटेरेनियन सी का, और मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन का मेंबर है सिंस 2004 से, विथ माउंट ओलंपस जो है इसकी हाईएस्ट पीक है। और पीडियोस जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है साइप्रस की, जो कि ओरिजिनेट होती है ट्रोडोज माउंटेन से। फिर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड आपको पता है यहाँ पे है। आइसलैंड ग्लेशियर्स जो है अभी लॉस्ट हो गए हैं 7% ऑफ देयर सर्फेस सिंस टर्न एज अ मिलीनियम बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो प्रीडोमिनेंटली बात करें तो वॉल्केनिक आइलैंड जो है वो ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो फॉर्म हुआ था बसाल्टिक रॉक से, और ये फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग, गीजर और आइस फील्ड से फेमस है। लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो जोरसा रिवर जो है ये लार्जेस्ट रिवर है, और हाईएस्ट पीक जो बात करें तो हवांडास पीक है। फिर पेरू की बात करें तो दिस इज द पेरू। 90 डेज एनवायरमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है इन कोस्टल एरिया ऑफ लीमा ड्यू टू रीसेंट ऑयल स्पिल्स, अर्थक्वेक हिट नॉर्दर्न पेरू। तो जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो एंडीज माउंटेन, लेक टिटिकाना और कोल्ड पेरू करंट जो है ये यहाँ पे होती है, और ये नॉर्दर्न टिप है जो नियरली इक्वेटर को टच करती है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट अमेजॉन कवर करता है नियरली हाफ ऑफ द पेरू। ग्रीस की बात करें तो ग्रीस ये रहा। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हीट वेव्स जो है सदर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वाइल्ड फायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेजर वाटर बॉडीज़ अगर बात करें यहाँ पे तो एजियन सी हो गई, आयोनियन सी हो गई, सी ऑफ क्रीटी हो गई, लीबियन सी हो गई, मेडिटेरेनियन सी आर द मेन वाटर बॉडीज और शेयरिंग मैरीटाइम बॉर्डर्स विद साइप्रस, इजिप्ट, इटली एंड लीबिया। साइबेरिया की बात करें तो साइबेरिया ये वाला रशिया का पार्ट होता है। तो साइबेरिया इज रीलिंग अंडर वाटर वर्स्ट वर्ल्ड फायर्स, मतलब वर्स्ट वाइल्ड फायर्स जो यहाँ पर हो रहे हैं। ये वास्ट रीजन है रशिया का एंड नॉर्दर्न कजाकिस्तान का, जो कि नॉर्दर्न एशिया को कंसिस्ट करता है और नोन फॉर इट्स हार्श विंटर्स। ठीक है, साइबेरिया एक्सटेंड होता है यूरालियन माउंटेन
यूरल माउंटेन से इन द वेस्ट टू पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट और साउथवर्ड फ्रॉम द आर्टिक ओशन टू द हिल्स ऑफ नॉर्दर्न सेंट्रल कजाकिस्तान एंड बॉर्डर्स ऑफ मंगोलिया एंड चाइना। फिर आते हैं नेपाल। नेपाल जो है, नेपाल्स लंगतंग्स माइक्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है, ये नेपाल का फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है फॉर ग्लेशियल लेक। क्लाइमेट्स की बात करें तो नेपाल जो है वो टेम्परेट जोन में आता है, नॉर्थ के ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे माउंटेन एवरेस्ट का, और वाइल द लोवेस्ट पॉइंट जो है तराई प्लेन्स है, किच्छाना, कलन, झप्पा। रिवर्स की बात करें तो नेपाल जो है वो डिवाइडेड है हमारा 3 मेजर रिवर सिस्टम में, ईस्ट टू वेस्ट अगर बात करें तो कोशी, नारायणी, फिर कर्नाली। अब आते हैं मेडागास्कर। मेडागास्कर की बात करें तो ये आइलैंड नेशन जो है वो फेस कर रहा है वन ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, बिकॉज वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है देन फूड। फिजिकल लोकेशन और जोग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो मेडागास्कर जो है यहाँ पे लोकेटेड है, अफ्रीका का छोटा, अफ्रीका के इधर साइड। फिजिकल लोकेशन तो ये जो है साउथ ईस्टर्न कोस्ट जो है अफ्रीका का, वहाँ पे लाई होता है, और ये इन द इंडियन ओशन और सेपरेट होता है फ्रॉम अफ्रीकन कोस्ट बाय द 400 किलोमीटर वाइड मोजाम्बिक चैनल। ये 4th लार्जेस्ट आइलैंड है हमारे वर्ल्ड का। हाईएस्ट पॉइंट इसका मारो मोकोट्रो है और लॉन्गेस्ट रिवर जो है मंगोकी है, और आइलैंड जो है वो फ्रेंच गवर्नमेंट रूल्ड की थी फ्रॉम 1895 टू 1957। सो दिस इज़ द एंड ऑफ एनवायरमेंट पार्ट। आई हैव कवर द एनवायरमेंट पार्ट एंड आई विल मतलब सेकेंड लेक्चर अभी इंटरनेशनल रिलेशन का आपको अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।